Hello, children. I hope you all are healthy and safe in this Corona Kal by the grace of God. Children, myself Urmila Rathod and I am taking Sanskrit subject for class 6. बच्चों अभी तक आपने 5th स्टैंडर्ड तक मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी पढ़ा था, लेकिन अब इस साल से यानी कि आपके 6th क्लास से आपके कोर्स में एक और नया सब्जेक्ट शामिल हो रहा है जिसका नाम है संस्कृत। बच्चों, संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जो न सिर्फ हिंदी की जननी है बल्कि अन्य भाषाओं की भी जननी है। अर्थात जननी का अर्थ होता है माता, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृत को सभी भाषाओं की माता भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमें अपनी माँ को समझने में आसानी होती है, यानी कि हम अपनी माँ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वैसे ही मुझे पूरी आशा है कि आपको हिंदी की जननी यानी कि संस्कृत भाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक आपने हिंदी में काफ़ी कुछ पढ़ा और उसमें आपको पढ़ना भी आपने सीख लिया है, लिखना भी आपने सीख लिया है, और अब आपको संस्कृत भी पढ़ना और लिखना जो है हम इन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू और वीडियोस के थ्रू आपको सिखाएंगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं। संस्कृत के कुछ मुख्य आधारभूत टॉपिक्स या कुछ प्रकरणों को लेकर हम संस्कृत यहाँ इस वीडियो से हम शुरू करेंगे, ताकि संस्कृत को सीखने में आप जो है बहुत आसानी महसूस करें, यानी कि आपको संस्कृत सीखने में ये टॉपिक जो है सहायता करेंगे। बच्चों, मैं कॉपी के बारे में बात करना चाहूँगी। आपको संस्कृत के लिए 170 या 180 पेज की एक लॉन्ग कॉपी बनानी है और इसे आपको टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखना है, यानी कि जितना भी हम पढ़ाएंगे लाइव ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या वीडियोस के थ्रू आपको इसे मेंटेन करके रखना है, और इसी कॉपी के आधार पर आपको बुक कीपिंग के नंबर भी मिलेंगे। चलिए, फर्स्ट स्लाइड जिसमें सामान्य नियम दे रखे हैं। संस्कृत के कुछ सामान्य नियम होते हैं, ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हिंदी और इंग्लिश में भी होती है, तो इसी को आपको पहले सीखना है और उसी के इन्हीं के आधार पर हम आगे चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा, तो आपको बहुत ही इजीली ये समझ में आ जाएगा। जिस तरह से हिंदी में 2 वचन होते हैं, वैसे ही संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक और वचन इसमें बढ़ जाता है जिसे हम द्विवचन कहते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, इसमें संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है, द्विवचन में 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं का बोध होता है, और बहुवचन में 2 से अधिक का बोध होता है। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक बालक शब्द लिया गया है। अब देखिए, बालक और क के आगे जो है विसर्ग लगा हुआ है। ये जो 2 डॉट लगी है इसे विसर्ग कहते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन ह के रूप में होता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बालकः, इसको पढ़ेंगे कैसे? बालक हमने पढ़ा और विसर्ग को भी साथ में ऐड कर दिया, तो ये हो गया बालकः, यानी कि एक वचन का बोध हो रहा है कि यानी कि एक बालक। बालकौ, क पे औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा द्विवचन का सूचक होती है, तो बालकौ ये पुरलिंग अकारांत शब्दों के लिए होता है। सभी को पता है कि बालक शब्द पुरलिंग होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पुरलिंग में पुरुष जाति का बोध होता है और बालक शब्द जो है पुरुष जाति का प्रतीक है। तो द्विवचन में ये बालकौ, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 2 बालक। बहुवचन में उदाहरण है बालकाः, का के पीछे का के जो आगे है विसर्ग लगा हुआ है, इसका अर्थ होगा बालकाः, यानी कि इसका क्या अर्थ होगा? कई बालक या बहुत से बालक। तो बालकः, बालकौ, बालकाः, यानी कि एक बालक, 2 बालक और कई बालक। फिर हम लिंग की बात करते हैं। हिंदी में लिंग 2 है, 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है, और जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। लेकिन संस्कृत में एक और तीसरा लिंग ऐड हो गया है जिसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग, यानी कि जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स जो है इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। अब इसके उदाहरण देख लें, इसको उदाहरण के थ्रू समझ लें। पुल्लिंग में जैसे कि पुल्लिंग का उदाहरण है नरः, नरः मतलब मनुष्य, शुकः, शुकः मतलब होता है तोता। तो दोनों ही पुल्लिंग के उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग के उदाहरण देख लें। अजा, अजा मतलब बकरी, कन्या मतलब कन्या या लड़की, तो ये स्त्रीलिंग के उदाहरण है। नपुंसक लिंग में पुष्पम और पुस्तकम, यानी कि पुष्प और पुस्तक यानी कि किताब, तो ये जो है नपुंसक लिंग के उदाहरण हैं।
अब तीसरा जो टॉपिक है वो है पुरुष। पुरुष मतलब पर्सन्स, जैसे कि आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में वक्ता का यानी कि स्पीकर का बोध होता है, यानी कि जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, यानी कि जो आपको अपनी बात कह रहा है तो वो स्पीकर उसके अंतर्गत आता है। और सेकंड पर्सन में, इंग्लिश के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन में लिसनर का बोध होता है, यानी कि जो हमारी बात को सुन रहा है। और थर्ड पर्सन में जो है किसी अन्य के बारे में बात की जाती है तो वो थर्ड पर्सन में कहलाता है। लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा अलग है। संस्कृत में उत्तम पुरुष जो है इंग्लिश के अनुसार ये फर्स्ट पर्सन है, और इंग्लिश के अनुसार ये मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन है, और इंग्लिश के अनुसार प्रथम पुरुष जो है वो थर्ड पर्सन है। लेकिन संस्कृत में प्रथम पुरुष यहाँ पर थर्ड पर्सन है। समझ में आया? यानी कि प्रथम पुरुष जिसमें किसी अन्य के बारे में बात की जाती है, यानी कि एक तरह से ये थर्ड पर्सन है इंग्लिश का। वैसे ही मध्यम पुरुष जिसमें श्रोता यानी कि जो हमारी बात को सुन रहा है, लिसनर, उसका बोध होता है, यानी कि ये सेकंड पर्सन हुआ। और उत्तम पुरुष यानी कि ये फर्स्ट पर्सन हुआ, क्योंकि इसमें वक्ता का बोध होता है, यानी कि स्पीकर का बोध होता है, जो बात को कह रहा है, बोल रहा है। तो इस तरीके से ये 3 पर्सन आपके संस्कृत में भी हैं। अब नंबर आता है धातु का। धातु का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया का मतलब वर्ब, इंग्लिश में हम इसको वर्ब कहते हैं, या डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो धातु का अर्थ क्या होगा? क्रिया। कार्य को करना क्रिया कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने ऑलरेडी हिंदी में पढ़ रखी है कि कार्य का करना या कार्य का करना क्रिया शब्दों के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर क्रिया के कुछ शब्द मैंने दिए हैं। पठ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, गम मतलब जाना, हंस मतलब हंसना, वद मतलब बोलना, पत मतलब गिरना, क्र मतलब करना, वस मतलब रहना, नम मतलब नमन करना। तो इस तरीके से ये क्रिया शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, और ये काफ़ी सारे क्रिया शब्द हम आपको आगे भी बताएंगे और उनके अर्थ भी बताएंगे, तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। मुझे लगता है आपको क्रिया शब्दों को पहचानने में और क्रिया क्या होती है उससे संबंधित आपको काफ़ी सारी नॉलेज ऑलरेडी आपने हिंदी में पढ़ रखी होगी। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय जिसके रूप कभी बदलते ही नहीं है। अब किसके कारण? काल, कारक, लिंग और वचन के कारण, यानी कि इन सभी के होने के बावजूद भी जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है वे अव्यय होते हैं। इस डेफिनेशन को आप या तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या जो मैं अपने शब्दों में बोल रही हूँ आप उस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि जो शब्द काल, कारक, लिंग व वचन में समान रहते हैं, जिसके रूप कभी नहीं बदलते, यानी कि सीधी सी भाषा में हम कहेंगे कि ऐसे शब्द जो किसी भी कारण से जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता या जिनके रूप कोई बदलते ही नहीं है, तो वो अव्यय कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण देख लें। एव मतलब ही, कदा मतलब कब, तू मतलब तो, कुत्र मतलब कहाँ, अपि मतलब भी, अध मतलब नीचे, सदैव मतलब हमेशा, इत्यादि। ये सारे जो शब्द हैं वो अव्यय शब्द। ये तो सिर्फ उदाहरण है, और भी कई शब्द जो है अव्यय कहलाते हैं। मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। अव्यय का मतलब होता है जिनके रूप कभी नहीं बदलते, लिंग, वचन, काल, कारक में ये समान रहते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक काल। काल का अर्थ होता है टेंसेस, जो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़े। इंग्लिश में भी आपने 3 टेंसेस पढ़े हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हिंदी में भी आपने 3 काल पढ़े हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसी प्रकार से संस्कृत में भी ये 3 जो है काल होते हैं। वैसे तो संस्कृत में 2 और इसके अंतर्गत ऐड होते हैं, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये इतना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए वो 2 कारकों की बात हम बाद में अगली क्लासेस में करेंगे, जिनको हम विधिलिंग और लोट लकार के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम 3 कालों की बात करेंगे। एक पहला है लट लकार, दूसरा लंग लकार और तीसरा लृट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, यानी कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि वर्तमान समय में होने वाले कार्य का बोध होता है कि जो इस समय जो कार्य चल रहा है उसी वर्तमान समय में होने वाले कार्य के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो मतलब बीते हुए समय में जो कार्य हो गया है उससे संबंधित जो सेंटेंसेस होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं।
यानी कि बीते समय का जहाँ बोध होता है वो लंग लकार कहलाता है या भूतकाल कहलाता है। तीसरा जो है वो है लृट लकार। लृट लकार में भविष्य का अर्थ होता है भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस। अब आने वाले समय में जो कार्य होगा उसका बोध कराने वाले जो है वो लृट लकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि भविष्यकाल के अंतर्गत या फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि ये काल भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि वर्तमान काल का अर्थ होता है लट लकार, भूतकाल का जो है वो लंग लकार होता है और भविष्य काल होता है वो लृट लकार होता है। इसको लट पढ़ेंगे, इसको लंग लकार पढ़ेंगे, इसको लृट लकार पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको ये याद कर लेने हैं। और आपके 6 में सिर्फ और सिर्फ एक ही लकार पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, यानी कि यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको अभी शुरुआती क्लास है, इसलिए लट लकार पर ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो आप लट लकार की टेबलें हैं और इसी पर फोकस करिएगा। नेक्स्ट है हलंत चिन्ह। हलंत चिन्ह आपने देखे होंगे, ये सारे शब्दों के पीछे लगे हुए हैं। तो ये हलंत चिन्ह ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट में मैंने जहाँ जहाँ कर्सर लगा रही हूँ वो उस पर आप ध्यान से देखिएगा कि ये हलंत का चिन्ह है, इस ब्रैकेट के अंदर लगा हुआ है। अब ये कहाँ कैसे लगना है? प्रत्येक व्यंजन में स्वर नहीं होता। हम जानते हैं कि व्यंजनों के अंदर स्वर नहीं होता, बिना बिना हलंत के वो लिखे हुए नहीं रहते हैं। जब तक उसमें कोई भी स्वर प्लस नहीं होता है तब तक वो हलंत हटता नहीं है, इसीलिए उसके नीचे हलंत होता है। ठीक है ना? कोई भी व्यंजन हो उसके नीचे हलंत हो जाए, क ख ग उसके नीचे हलंत रहता है। लेकिन जैसे ही अगर हम उसमें स्वर ऐड कर देते हैं, अ को, स्वर क्या है? अ को अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ये देखिए क प्लस अ, इस क हलंत वाले क के साथ में मैंने अ को ऐड कर दिया है, प्लस कर दिया है, तो इक्वल टू ये क हो गया विदाउट हलंत। यहाँ पर हलंत नहीं रहा, हट गया वो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो है अ को हमने प्लस कर दिया। तो जब तक इसमें स्वर प्लस नहीं होता है तब तक ये क जो है अधूरा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें अ को प्लस कर देते हैं ये पूरा अक्षर बन जाता है, यानी कि ये क बन जाता है। उसी तरीके से ये देखिए ख प्लस अ बराबर ख। तो इस तरीके से आपको हलंत चिन्हों का ध्यान रखना है और इन हलंत चिन्हों को समझना है। अब है नेक्स्ट स्लाइड में संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों का समूह। ये अ, स्वर और व्यंजन सारे जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का समूह। और आप सभी को पता है कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसके आगे जाके और टुकड़े नहीं होते। अब स्वर और व्यंजन कितने कितने होते हैं? संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब स्वरों के बारे में हम बात करेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं, यानी कि इनको जब हम उच्चारित करते हैं या उनका उच्चारण करते हैं तब हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्वतंत्र वर्ण है। कौन? स्वर। स्वर जो है वो स्वतंत्र वर्ण है, ये अपने आप में ही पूर्ण है, तो इनको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। यानी कि ये वर्ण अन्य वर्ण ये उच्चारण में इसमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो ये स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, र, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों ये री और ये री, ये दोनों के उच्चारण में फ़र्क है, बाकी इनमें कोई फ़र्क नहीं। इनकी मात्राएं जो है दोनों की सेम है, ये जिस नीचे लगी हुई है ऐसी ही दोनों की मात्राएं होती है, सिर्फ उच्चारण का फ़र्क है। री और री, बस इतना ही फ़र्क है। और आपके संस्कृत में ये री और र ये दोनों ही जो है अब संस्कृत में शामिल नहीं किए जाते हैं, सिर्फ वर्णमाला में आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इन जितने भी स्वर यहाँ लिखे गए हैं इन स्वरों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अ, ये ई, ये उ और ये री और ये र, ये पांचों इसमें शामिल हैं। इनके उच्चारण में इनके कंपैरेटिवली यानी दीर्घ स्वरों के कंपैरेटिवली कम समय लगता है। जैसे कि अब मैं आपको बोल के बताती हूँ, आप सुनना। अ, ई, उ, री, र। अब इसी के दीर्घ स्वर जो है इसी के उल्टा, यानी कि इससे ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वरों में क्या होता है? इन स्वरों की में इनके उच्चारण के कंपैरेटिवली डबल समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। जैसे कि आ, ई, उ, री,
ए आई ओ औ लाइक दिस। अब इन दोनों में फ़र्क पता करने के लिए मैं दोनों को साथ में पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनना। जैसे कि अ आ ई उ ऊ री री र ए आई ओ औ लाइक दिस। यानी कि इनके उच्चारण में, यानी हस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगा है और इन दीर्घ स्वरों के उच्चारण में इस हस्व की तुलना में डबल समय लगा, यानी कि उससे दुगना समय लगा है। तो यही इनका फ़र्क है, यानी कि इन दोनों में यही फ़र्क होता है, यही अंतर होता है, उच्चारण का ही फ़र्क होता है। और उच्चारण जैसे ही उच्चारण में फ़र्क आता है तो मात्राओं में भी फ़र्क आ जाता है। तो इनमें सब में छोटी ई की मात्राएं लगती है, छोटे ऊ की मात्राएं लगती है, यहाँ पर बड़ी मात्रा लगती है, यानी कि बड़ी ई या बड़ा ऊ या आ की मात्रा, ए आई की मात्रा। तो इस तरीके से इनके उच्चारण से ही मात्राओं का फ़र्क आ जाता है। अब जो तीसरा जो है, यहाँ पर हम स्वर और व्यंजन के साथ साथ हम अयोगवा की भी बात करेंगे। अयोगवा में दो चीज़ें शामिल होती है, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवा क्या होते हैं पहले ये देख लें। जो वर्ण न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, यानी कि न तो ये स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं, तो इन्हें अयोगवा कहा जाता है। और इसके दो हैं अयोगवा, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार में लाइन के ऊपर बिंदी होती है जिसका उच्चारण जो है म के रूप में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ ये पुस्तकम लिखा है ब्रैकेट में, क के ऊपर बिंदी लगी है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस बिंदी का अर्थ होता है म, जैसे कि हमने यहाँ अनुस्वार के इस चिन्ह में पढ़ा कि इस बिंदी का अर्थ होता है म। तो यहाँ पर लिखा पुस्तकम को ऐसे लिखकर न लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं पुस्तकम। फलम को हम ऐसे न लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं फलम, म पूरा लिख के उसके नीचे हलंत भी लगा सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये म अधूरा है, और यहाँ पर इस बिंदी का अर्थ होता है म, यानी कि आधा म, यानी कि हलंत वाला म। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुस्वार आप यूज़ कर सकते हैं। विसर्ग, यहाँ पर दो तरह के ये जो दो डॉट लगी हुई है, इस डॉट को हम विसर्ग कहते हैं। और इसका प्रोनाउंसिएशन या इसका उच्चारण कैसे होता है, ह के रूप में। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए हैं, खादा व, तो व नहीं, इस विसर्ग को भी इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा खादा वह। फिर दूसरा उदाहरण है, उसमें है गच्छा वह। तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, और आप इसे आसानी से, जैसे ही आप ये वीडियो देखें तो इसको बार बार देख करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब इसमें अगले जो वर्ण हैं वो हैं व्यंजन वर्ण। ये तादाद में कितने होते हैं, 33 होते हैं, यानी कि इनकी संख्या 33 होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर क्या, ये अ से लेके जो हमने बात की थी इन, ये अ आ ई उ, ये सभी जो हैं ये स्वर वर्ण, इनकी सहायता हमें इन व्यंजनों के उच्चारण में लेनी पड़ती है। यानी कि इनकी सहायता लिए बगैर हम व्यंजन वर्ण को पूरा नहीं कर सकते। और आपको पता ही है इन सारे वर्णों में अ प्लस है, क्योंकि ये हलंत लगा हुआ है तो इसका अर्थ है कि ये अधूरे वर्ण हैं। तो जब तक हम इस क के साथ अ को प्लस नहीं करेंगे तब तक ये वर्ण अधूरे ही रहेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये देखिए, क प्लस अ बराबर क, ख प्लस अ बराबर ख। ये इन उदाहरणों के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं ये वर्ण जो है किस तरीके से स्वरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो क में अ को प्लस किया तो क बन गया विदाउट हलंत वाला, जिसमें हलंत न लगा हुआ हो। अ प्लस करेंगे तभी वो पूरा क, यानी कि बिना हलंत वाला क बनेगा। उसी प्रकार से ये जितने भी वर्ण हैं उन सब में अ अक्षर छुपा हुआ है, यानी कि अ स्वर छुपा हुआ है। अब इन व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो ये 4-5 वर्ग में बांटा गया है, फिर इन 3 भागों में, शेष को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला क वर्ग में क्या होता है, क ख ग घ अंग। फिर च वर्ग में क्या होता है, च छ ज झ ञ। और ट वर्ग में होता है ट ठ ड ढ ण। और त वर्ग में होते हैं त थ द ध न। और प वर्ग में होता है प फ ब भ और म। और य र ल व और ये श श, ये जितने भी हैं, ये इनको अलग अलग हमने 2 भागों में अलग से बांटा है। तो स्पर्श व्यंजन, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और श श और स और ह को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बच्चों, इनके बारे में हम अगले चैप्टर में जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे।
अब है लकार की बात करेंगे हम, यहाँ काल यानी कि टेंसेस की बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लट लकार आपके लिए 6th क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी वर्तमान काल की मैं बात कर रही हूँ। लट लकार मीन्स वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस। इस काल को इस टेबल के थ्रू हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें मैंने ये देखिए, पहले वाले खंड में मैंने पुरुष लिखे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब जिसमें किसी अन्य का बोध होता है, मध्यम पुरुष में सुनने वाले का बोध होता है, उत्तम पुरुष में जो बोल रहा है उसका बोध होता है। अब ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार ये टेबल चलेगी। बच्चों इस टेबल को याद करने के बाद आप इस तरीके से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी धातु लेकर के पीछे इस तरीके से प्रत्यय लगा करके, ये जितने भी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो प्रत्यय हैं, एक तरीके से लट लकार के प्रत्यय माने जाएंगे। मतलब जो शब्द बनाने के लिए एक तरह से यहाँ पर इन प्रत्ययों को हम यूज कर सकते हैं। ती, तह, त के पीछे विसर्ग लगा इसलिए इसको ह पढ़ेंगे, तह। और अंति, सी, थह, थह, ये मध्यम पुरुष के हैं और ये प्रथम पुरुष के हैं। और उत्तम पुरुष के हैं आमी, आवह, आमह, यानी कि ये इसमें एक का बोध होता है, इसमें दो का और इसमें बहुत सारों का। तो अगर हम कोई भी एक धातु ले लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर पठ धातु ली है। पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना, और धातु का मतलब मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि धातु का मतलब होता है क्रिया या वर्ब, यानी कि पढ़ना एक क्रिया है, वर्ब है। तो हमने यहाँ पर पठ धातु ली है और उसमें इस एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन के ती को ऐड कर दिया है, प्लस कर दिया है, तो ये हो गया पठती। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है पठती, यानी कि कोई एक जना पढ़ रहा है या पढ़ता है। ठीक है। द्विवचन में हमने पठ धातु के साथ इस तह को लिया है, तो इसका मतलब इस तह को इस पठ धातु के साथ प्लस कर दिया है, तो ये पठतः हो गया, यानी कि कोई दो जने पढ़ रहे हैं। ठीक है। बहुवचन में मतलब इस पठ धातु के साथ में हमने अंति को प्लस कर दिया, तो ये हो गया पठंती, यानी कि ज़्यादा लोगों के पढ़ने का बोध इसके अंतर्गत होता है। तो कहने का मतलब पठती, ये शब्द कैसे बनेंगे, पठती, पठतः, पठंती। और फिर उसी तरीके से मध्यम पुरुष में मैंने यहाँ से सी लिया है, पठ के साथ सी को जोड़ करके हो गया है पठसी। फिर मध्यम पुरुष के द्विवचन में मैंने थह को लिया है यहाँ से, और इस थह को यहाँ पर पठ के साथ में प्लस कर दिया, जिससे हो गया पठतः। फिर यहाँ से हमने बहुवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन थ लिया है, तो ये पठ प्लस थ बराबर पठथ। अब इसमें से थोड़ा सा फर्क है, क्यों? क्योंकि इसमें जो आमी, आव, आम, इसमें जितने भी अ है वो सब अ हट जाएंगे, सिर्फ इनकी मात्राएं शेष रहेगी। यानी कि आ की मात्रा यहाँ पर ठ के साथ लग जाएगी, यहाँ पर भी आ की मात्रा इस ठ के साथ लग जाएगी, यहाँ पर भी आ की मात्रा जो है ठ के साथ लग जाएगी, और अ जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, पठ प्लस आमी, पठामी, पठ प्लस आवह, पठावह, पठ प्लस आम, पठाम। तो बच्चों ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। ये बहुत सिंपल टेबल है, और इस टेबल के थ्रू आप और भी शब्दों को बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिख शब्द ले लिया, लिख प्लस ती, तो लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखथः, लिखथ, लिखामी, लिखावह, लिखामह। इस तरीके से ये टेबल दूसरी क्रिया की या दूसरी धातु की टेबल बन सकती है। तो मुझे पूरी आशा है कि इस टेबल के से आपको काफ़ी कुछ जो है लट लकार की टेबल समझ में आ गई होगी, यानी कि लट लकार समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टेबल में बच्चों ये सर्वनाम की टेबल है। इसको भी मैंने यहाँ पर 3 भागों में बांटा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, और इधर पुरुष लिखे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिस तरीके से हमने आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा ही और शी, यानी ही पुल्लिंग के लिए होता है और शी स्त्रीलिंग के लिए होता है, यानी कि लड़का और लड़की के लिए अलग अलग। वैसे ही संस्कृत में भी सह पुल्लिंग के लिए होता है, सा स्त्रीलिंग के लिए होता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है, वह। दोनों का अर्थ होता है वह। तो स पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए, ये है सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन, जो जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है। अब द्विवचन में क्या होता है, इसमें तौ पुल्लिंग के लिए, ते स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ होता है वे दोनों। द्विवचन है इसलिए वे, इसका अर्थ होगा वे दोनों। द्विवचन एक अलग है जो हिंदी और इंग्लिश में नहीं होता, ये सिर्फ संस्कृत में ही होता है, जिसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। बहुवचन में देखिए ते, ताह, ते, ताह, ते होता है पुल्लिंग के लिए और ता होता है स्त्रीलिंग। यहाँ पर भी ते है,
बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यहाँ द्विवचन में भी ते है, लेकिन वो ते स्त्रीलिंग के लिए होता है, लेकिन जब बहुवचन में वो ते चला जाता है तो वो पुल्लिंग के लिए हो जाता है। तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। ठीक है, ते ताह जो यहाँ पर स्त्रीलिंग में आता है और इसका अर्थ होता है, दोनों का ही अर्थ होता है वे सब। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है स सा तौ ते ताह, इसको रट लें ताकि आपको पता चल जाए कि पहला वाला पुल्लिंग के लिए, दूसरा स्त्रीलिंग के लिए, पहला पुल्लिंग फिर दूसरा स्त्रीलिंग, इधर भी पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग है। तो इन दोनों का अर्थ हो जाएगा वह, वे दोनों, वे सब। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लेना। अब मध्यम पुरुष में यानी कि जो हमारी बात को सुन रहा है, लिसनर यानी कि श्रोता, उसका बोध होता है। जैसे कि त्वम, युवाम, यूयम यानी कि तुम दोनों और तुम सब, इसका अर्थ होता है। और उत्तम पुरुष में जो है वक्ता का बोध होता है, यानी कि बात को कहने वाले का बोध होता है। जैसे कि हम, आवाम, वयम यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब, अपने बारे में बताने वाले इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसी टेबल के बाद में मैं यहाँ पर कारक विभक्तियों के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करूँगी। यानी कि कारक विभक्तियाँ आपके इस संस्कृत में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी, जो काफ़ी आपके संस्कृत को सीखने में आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। अब कारक होते क्या हैं, पहले इसको थोड़ा सा समझ लें कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, ये कारक क्या होते हैं, जब संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ पता चले कि क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम का क्या संबंध है, और इन चिन्हों के माध्यम से वो संबंध पता चलता है। कौन से चिन्ह, ये सारे जो चिन्ह लगे हुए हैं, उन चिन्हों के माध्यम से हमें संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ पता चलता है। ये जितने भी चिन्ह लिखे हुए हैं कारक की विभक्तियां, यानी कि इसका अर्थ होता है कारक के चिन्ह। तो इन्हीं के माध्यम से हम संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ पता कर पाते हैं, तो इन्हें कारक कहते हैं। अब ये 8 तरह के हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये विभक्तियाँ हैं इसकी, मतलब ये विभक्ति के अनुसार, संस्कृत की विभक्तियों के अनुसार भी चलते हैं। और इन कारक के नाम है, ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारे के सारे कारक के नाम हैं। और इनकी कारक की विभक्तियों के चिन्ह, यहाँ पे मैं चिन्ह लिखना भूल गई हूँ, यहाँ आप चिन्ह लिख सकते हैं। तो ये कारक की विभक्तियों के चिन्ह हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, यहाँ पर 2 जगह से आया है, एक करण में आया है और एक अपादान में आया है। इन दोनों का ही एक अंतर है, यानी कि दोनों में ही कुछ जो है डिफरेंसेस हैं, वो मैं भी बताती हूँ। संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। तो इस तरीके से ये कारक और इसकी विभक्तियाँ हैं, यानी कि विभक्ति चिन्ह है। अब सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता ने इसकी विभक्ति चिन्ह है। अब कर्ता कारक क्या होता है, जिसके अंतर्गत कार्य को करने वाले का बोध होता है। जैसे कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यानी कि टीचर ने पाठ पढ़ाया, तो किसने पढ़ाया, टीचर ने विभक्ति आ गई, तो ये हो गया कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक। इसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़े। एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझें तो वो कर्म कारक होता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझिए कि राजा ने चोर को दंड दिया। कर्म कारक में क्या है, कर्म कारक की विभक्ति का चिन्ह है को। इसका उदाहरण है राजा ने चोर को दंड दिया। तो किसको दिया, जब किसको के अर्थ में क्वेश्चन पूछा जाए और उसका आंसर दिया जाए तो वो आंसर भी कर्म कारक होती है, यानी कि यह भी एक कर्म को पहचान करने का एक माध्यम है कि हम कर्म कारक। और दूसरी इसकी क्या पहचान है कि इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी कि राजा ने चोर को दंड दिया, तो दंड किसको दिया, चोर को, तो ये कर्म कारक हो गया। तीसरा है करण कारक। करण कारक में किसी माध्यम से या किसी साधन से कार्य किया जाता है। जैसे कि माँ ने चाकू से सब्जियां काटी, सब्जी काटने की क्रिया किससे हुई है, चाकू के द्वारा हुई है, तो इसीलिए वो करण कारक है, किसी के माध्यम से या साधन के से कार्य करना। अब नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति का चिन्ह है के लिए, यानी कि किसी के लिए कार्य करना संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। जैसे कि पिताजी माँ के लिए साड़ी लेकर आए, तो के लिए यानी कि किसी के लिए कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना संप्रदान कारक के लिए यह अंतर्गत आता है। जैसे कि माँ ने भिखारी के लिए खाना दिया, तो इस तरीके से के लिए इसकी कारक विभक्ति का चिन्ह है।
नेक्स्ट है पांचवा, पंचमी अपादान कारक, यानी कि अपादान का कारक की विभक्ति का चिन्ह भी से ही होता है, लेकिन इसमें इस से में और इस से में थोड़ा सा फर्क है। ये से होता है किसी माध्यम से कार्य करना के द्वारा, इस तरीके से इसका भाव है, लेकिन अपादान कारक से में अलग होने का भाव होता है, यानी कि किसी चीज़ से अलग हो जाना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है पेड़ से पत्ता गिरा, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। तो पेड़ से पत्ता गिरना अलग होने का भाव है, तो से, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। एक और उदाहरण देती हूँ मैं, स्टेशन से ट्रेन छूट गई, स्टेशन से ट्रेन छूट गई या चली गई, तो से, स्टेशन से वो अलग हो गई, अलग होने का भाव, यानी कि वहाँ से चली गई तो अलग हो गई। तो से यहाँ पर अपादान कारक में जब अलग होने का भाव होता है तो वो अपादान कारक होता है, जब किसी के माध्यम से कार्य किया जाता है तो वो करण कारक होता है। बस इससे और से का फर्क आपको याद करना पड़ेगा। षष्ठी में देखिए संबंध कारक होता है। संबंध कारक का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर जो है हम एक मतलब किसी संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से कोई संबंध बताना, का के की, ये इसकी परसर्ग है, यानी कि इसके चिन्ह हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और उदाहरण मैं देती हूँ, यह राम का बस्ता है, ठीक है, तो राम का, किसका, बस्ता किसका है, राम का है, यानी कि बैग, बस्ता मतलब बैग। तो इस तरीके से ये संबंध कारक को प्रकट करता है, यानी कि किसी का किसी के साथ संबंध बताना। अधिकरण कारक नेक्स्ट है सप्तमी, यानी कि अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है में और पर। अधिकरण कारक में इसमें स्थान या समय का बोध होता है या पता चलता है। जैसे कि अलमारी में कपड़े रखे हैं तो में जगह का पता चल रहा है, ये अलमारी के अंदर है, अलमारी में। पर यानी कि पुस्तक पर पुस्तक पर पेन रखा है, लाइक दिस, है ना, पुस्तक पर पेन रखा है, या टेबल पर पुस्तक रखी है। तो इस तरीके से उस आधार का पता चल रहा है, उस स्थान का पता चल रहा है, तो वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। अब संबोधन में हमको किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता है, हे भगवान ये क्या हो गया, अरे शाम तुम कहाँ चले गए, ओ लड़के जरा इधर आओ, ओ वह गिर गया। इस तरीके के जो है हम किसी को संबोधित करते हैं या किसी को पुकारते हैं, इन सब का इसमें बोध होता है। अब इन कारक विभक्तियों को हम एक शब्द रूप के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग का मतलब है कि जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, यानी कि ये बालक शब्द है, हमने यहाँ पर बालक शब्द लिया है। तो बालक किस में आता है, पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में, तो मेरे हिसाब से पुल्लिंग में ही आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्द में शब्द रूप, यानी कि ये बालक जो है पुल्लिंग शब्द है। और अकारांत क्यों लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि जिस शब्द के अंत में अ का साउंड आता हो, यानी कि अ प्लस हो, जैसे कि यहाँ पर क कैसे बना है, इसमें क प्लस अ है, इसीलिए ये अकारांत है। और अगर यहाँ पर राधा शब्द होता तो ध में आ की मात्रा होती तो वो हो जाता आकारांत, यानी कि ध में आ की मात्रा होने के कारण वो आकारांत कहलाता। तो शब्द के अंत में जो भी लगा हुआ होता है, या अ है या आ है या ई है या बड़ी ई है, तो उसी के अनुसार ये शब्द जो है अकारांत, आकारांत, ईकारांत, बड़ी वाले जो है ईकारांत कहलाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ अलग अलग शब्द है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बालक शब्द लिया है हमने, क्योंकि बालक क में अ का साउंड है, इसीलिए ये अकारांत है। इतना सा आपको जानना है फिलहाल। तो ये अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप है। अब इसको विभक्ति के अनुसार यहाँ पर मैंने पूरी 8 विभक्तियां ली है। प्रथमा से शुरू करेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार। पहला लिया है बालकः, बालकौ, बालकः। तो इसका अर्थ होता है, बालक का अर्थ होता है एक बालक ने, इस विभक्ति के अनुसार, ये वाला कर्ता ने, ठीक है। फिर है द्विवचन बालकौ, तो 2 बालकों ने, बालका सब बालकों ने। अब देखिए प्रथमा विभक्ति में ये ने विभक्ति आ गई है। तो इसी तरीके से अब सेकंड द्वितीया में देखिए बालकम, बालकौ, बालकानाम, यानी कि एक बालक को, 2 बालकों को और सब बालकों को। ये देखिए यहाँ पर कर्म कारक की विभक्ति थी को, तो इसीलिए ये को के अर्थ में आया है। तो एक बालक को, 2 बालकों को, सब बालकों को। तो इस तरीके से इसका अर्थ होगा। बच्चों ये आपके बुक में लास्ट में जो टेबल्स दे रखी है उसमें ये टेबल है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हिंदी अर्थ जो है वो आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। ये मैंने आपके लिए अलग अलग से लिखे हैं
तो इसी आधार पे आप इसने याद कर लेना। अब तृतीया में क्या होता है, तृतीया विभक्ति कैसे चलती है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेह। अब इनका अर्थ क्या होता है, बालकेन का अर्थ होता है एक बालक के द्वारा। अब ये देखिए यहाँ पर करण से के द्वारा, इस तरीके की यहाँ पर इस अर्थ में ये प्रयुक्त होगा। तो एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों के द्वारा, बालकेह सब बालकों के द्वारा। अब हम चलते हैं चतुर्थी विभक्ति की तरफ। ये रहा बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो चतुर्थी विभक्ति में क्या था, के लिए। ये देखिए संप्रदान के लिए, ये अर्थ जो है यहाँ पर प्रयुक्त होगा। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। एक बालक के लिए बालकाय का अर्थ होगा एक बालक के लिए, बालकाभ्याम का अर्थ होगा दो बालकों के लिए, बालकेभ्य का अर्थ होगा सब बालकों के लिए। अब पंचमी विभक्ति को देखो, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो बालकात का अर्थ होगा एक बालक से और बालकाभ्याम का अर्थ होगा दो बालकों से, बालकेभ्य का अर्थ होगा सब बालकों से। तो पंचमी विभक्ति ये बालकों से वाली ये जो विभक्ति है वो किस में आती है, अभी हमने दोनों का अंतर पढ़ा था, इससे ये वाली अलग होने के भाव की। तो ये से विभक्ति अपादान कारक की यहाँ पंचमी में शामिल हो रही है, यानी कि इस पंचमी में आती है एक बालक से, दो बालकों से, सब बालकों से। अब षष्ठी विभक्ति देखिए, बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य का अर्थ होता है एक बालक का, यहाँ पर संबंध बता रहा है, और दो बालकों का, सब बालकों का। ये देखिए यहाँ पर संबंध का के की का इस अर्थ में ये प्रयुक्त हो रहा है। फिर है नेक्स्ट सप्तमी विभक्ति, बालके, बालकयोः, बालकेषु, बालकेषुः। तो इसका अर्थ होगा सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण में पर होता है। तो एक बालक में, दो बालकों में, सब बालकों में। ये देखिए अधिकरण में पर, यहाँ पर में की विभक्ति हमने ली है। ठीक है। अब है अंतिम संबंध कारक, इसमें हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, यानी कि हे बालक, हे दोनों बालक या दो बालक, हे सब बालक। इस तरीके से ये आपकी बालक शब्द रूप की जो ये टेबल है आपको याद करनी है और इसके अर्थ आपको जानने हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी के ब्रैकेट में अर्थ लिखे हुए हैं। तो बच्चों ये जितने भी मैंने स्लाइड्स के थ्रू आपको ये पढ़ाया है, ये सामान्य जानकारी है आपको संस्कृत पढ़ने के लिए। इन सारे छोटे छोटे नियमों को आप अच्छे से पढ़ लेना, अपनी कॉपी में उतार लेना और अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करना। मैं जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी जो फर्स्ट चैप्टर का होगा। और तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन एंड गॉड ब्लेस यू एंड यू टेक केयर ऑल ऑफ यू।